जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। ये दो जो विधियां हैं यही सबसे ज़्यादा यूज होती हैं पेपर में भी, और जो आप क्वेश्चन करते हैं चैप्टर्स में वो भी, उसमें भी यही दो विधियां यूज होती हैं। ग्राफीय विधि बहुत लंबी हो जाती है, डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए बहुत कम यूज होता है। तो ग्राफीय विधि हम पढ़ चुके हैं। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने का दो और तरीका समझेंगे, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, हम आपको गारंटी देते हैं लेक्चर का हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। हर एक विधि जो बताएंगे यहाँ पे वो हमेशा याद रहेगा, आपको पेपर तक याद रहने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो हमारा प्रतिस्थापन या विलोपन विधि है, इसको समझने के लिए हमको कुछ क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन से ही समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म है, ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये समीकरण का युग्म बन गया। हम बताए थे कि समीकरणों का जोड़ा जो है इसी को समीकरण युग्म बोला जाता है। अब इस समीकरण युग्म का अगर हल निकालना है तो हम इसमें पहले यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को कैसे हल किया जाएगा, समीकरण युग्म को, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो समीकरण युग्म हमारा है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन मतलब किसी चीज से दूसरे को विस्थापित कर देना, हटा देना। मतलब हमारी जगह पे अगर कोई आगे पढ़ाने लगे तो हमको विस्थापित करके पढ़ाने लगा। कोई अगर और टीचर आ जाए, अगर आप हटिए हम पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम विस्थापित हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में भी वही होगा, एक चर को दूसरा चर विस्थापित कर देगा या प्रतिस्थापित कर देगा। इसमें दो चर हैं, देखिए x एक चर है और y एक चर है। अब इन दोनों में से कोई एक चर को विस्थापित करना है या प्रतिस्थापित करना है। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले समीकरण से सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 का सहारा लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 से जो भी हमको समीकरण दिया रहेगा उसमें से एक समीकरण को, पहला एक समीकरण को दूसरा मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें, और वो मान निकाल करके हम समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए हमारा समीकरण है x + y = 14। अब इसमें से अगर x का मान निकालना है आपको, y का मान निकालना है, कोई भी निकल सकता है। देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमको x का मान निकालना है, हम मान लेते हैं, कोई भी आप y भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 14 - y, लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। देखो इधर y जो है प्लस में है, इधर गया किधर, इधर गया इक्वल टू के इधर, तो माइनस में हो गया, चिन्ह बदल जाता है जब इक्वल टू के उधर जाता है। तो ये x बराबर 14 - y हो गया। अब x का मान है हो गया, ये x बराबर मतलब x किसके बराबर है, 14 - y के बराबर है। मतलब अब x के जगह पे क्या रखा जा सकता है, 14 - y। अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 4। अब इस समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। x का मान रखने का मतलब कि x के जगह पे क्या रखेंगे, 14 - y, क्योंकि x किसके बराबर है, 14 - y के बराबर है। तो x के जगह पे रख देते हैं 14 - y, और ये एक y पहले से है। देखिए ये x के जगह पे है, ये 14 - y किसके जगह पे, x के जगह पे। तो x के जगह पे हम रख दिए 14 - y। अब पहले से माइनस में एक y है तो इसको माइनस में रख के y लिख दिए और बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 - y और -y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। अब ये -y माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाता है बाबू, प्लस हो जाता है। लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का।
-1y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो -1y और -1y मिलकर के 1 1 2 यानी 2y हो जाएगा, -2y। चिन्ह वही रहता है, बस जुड़ जाता है। जोड़ने का तरीका क्या है, जुड़ेगा लेकिन चिन्ह सेम रहेगा, जो रहता है पहले से माइनस रहता है वो माइनस ही रहेगा। अब इस 14 को, ये 14 इधर प्लस में है, इस 14 को उधर भेजेंगे, जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 4 और ये प्लस में 14 है, इक्वल टू के उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा चिन्ह, 4 - 14। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस का 2i बराबर, अगर 4 में से 14 जाएगा तो क्या होगा, 4 में से 14 को नहीं घटाया जा सकता, तो 14 में से 4 को घटाइए, 14 में से 4 को घटाएंगे, क्या बचता है बाबू, 10 बचता है। और बड़ी वाली संख्या का हमेशा चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है, घटाने के बाद बड़ी वाली संख्या का, घटाने या जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या क्या है, 14 है, 14 बड़ी है, 4 छोटा है, तो इसमें 14 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -10, -10 हुआ कि नहीं। 4 में से 14 नहीं जा सकता, इसलिए 14 में से 4 घटाए, 14 में से 4 घटाए क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 14 माइनस में है। अब यहाँ से माइनस आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस खत्म, मर गया। ठीक, अब यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 10 और ये 2 इधर गुणे में है, क्या था, 2 गुणे y था बाबू, 2y का मतलब 2 गुणे y। अब ये 2 इधर गुणे में था, इक्वल टू के इधर जाता है भगे में, जो भी चिन्ह रहता है उसको पलट दिया जाता है, बदल दिया जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, भगे है तो गुणे, गुणे है तो भगे। इधर गुणे में था 2 इधर क्या था, गुणे में था, गुणे में था तो इसको इक्वल टू के इधर भेजे भगे में। अब इस 2 से 10 को काटिए, 2 5 10, y बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया बाबू, 5 आ गया। अब यही y बराबर 5 उठा करके आप किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। हमको x y का मान ही निकालना होता है समीकरण युग्म में। हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, x y का मान ही निकाले। यहाँ पे हम कौन सी विधि यूज किए हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है। y का मान क्या रखते हैं, y का मान किसी में आप रख लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, हम समीकरण 2 में रख देते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण 1 में भी आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा बाबू, समीकरण 2 में रखेंगे तो x और माइनस y के जगह पे देखिए क्या है, x माइनस y बराबर 4। समीकरण 2 यही ना है, x माइनस y बराबर 4। y के जगह पे हमको क्या लिखना है, y 5 के बराबर है, मतलब y के जगह पे 5 लिखना है, x माइनस 5, y के जगह पे 5 लिख देंगे, कहाँ से कि y का मान आया है 5। ठीक, y की जगह पे 5 लिख दिए बराबर 4। अब ये 5 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 4 और प्लस 5, x बराबर हो गया 9। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा इस समीकरण का हल हो गया। किस विधि से हल है बाबू, प्रतिस्थापन विधि से ये हल है। किस विधि से हल है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन क्या किए हैं प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में क्या किए हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर को दूसरे चर का मान निकाल करके विस्थापित कर दिए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे x का मान निकाले हैं तो x को विस्थापित किए हैं y के पदों में। देखिए x का मान किस पदों में निकला है, y के पदों में। x का मान जो निकला है उसमें y है कि नहीं है, तो ये x का मान y के पदों में निकला है, मतलब x को y से विस्थापित कर दिए हैं, x को y से विस्थापित कर दिए हैं, प्रतिस्थापित कर दिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल करके और उस चर को विस्थापित कर देते हैं समीकरण से। जैसे यहाँ पे x का मान y के पदों में निकाले हैं और x को समीकरण 2 से गायब कर दिए हैं, x को इस समीकरण 2 में गायब कर दिए हैं क्योंकि x के जगह पे हम y के पदों में x का मान रख दिए हैं। जैसे ही गायब हुआ हम सॉल्व कर लिए, y का मान निकल गया, y का मान निकला, y का मान किसी भी एक में रख देंगे, आपका मान आ जाएगा x का। अब ये हमारा समीकरण को हल करने का पहला तरीका हुआ। दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने का ये पहला तरीका हुआ बाबू। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी समझ लिया जाए, है कि नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है विस्थापन विधि। ये सबसे आसान विधि है, विस्थापन विधि।
अगर कहीं पे विधि ना लिख के आए कि आप इस विधि से हल कीजिए समीकरणों को, तो आप यही विधि यूज कीजिएगा। ये बाबू क्वेश्चन भी जो बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है 3.2 का पहला क्वेश्चन, विस्थापन विधि। विस्थापन विधि में हम क्या करेंगे? विस्थापन विधि में हम इसी समीकरण को लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं, x + y = 14। देखते हैं इस विधि से क्या आता है आंसर, और x - y = 4। इसी क्वेश्चन को हल करते हैं फिर किस विधि से? विस्थापन विधि से, और आंसर देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 बना लेते हैं पहला। दोनों विधियां हम सीख रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, y = 5 और x = 9, y = 5 x = 9। अब दूसरा विधि से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, फिर से वही आंसर आना चाहिए। देखिए ये समीकरण मान लिए 2, समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण, इस बार हम निकालते हैं समीकरण। देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, चर में जो भी गुणांक होता है उस गुणांक को बराबर करते हैं। किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाता है। यहाँ पे तो बराबर है, देखिए x का गुणांक भी 1 है, y का गुणांक भी 1 है। दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। इस विधि को अपनाने के लिए पहला प्रोसेस हम क्या करेंगे? पहला प्रोसेस करेंगे, किसी एक चर का जो गुणांक है वो बराबर किया जाता है। किसी एक भी चर का गुणांक बराबर किया जाता है। इसमें दोनों का बराबर है, x के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, y के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब दोनों चर का गुणांक बराबर है। तो हमको बराबर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता गुणांक तब बराबर करना पड़ता किसी संख्या से गुणा करके। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा देखते हैं। ये सबसे आसान है, कहें ना x + y = 14 और ये प्लस में क्या हो जाएगा, x - y = 4। यही ना हमारा समीकरण है दोनों। इसको जोड़ दिए, प्लस का चिन्ह छोड़िए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, प्लस लगा देंगे तो। अब देखिए होगा क्या, जोड़ रहे हैं तो x मिल के बाबू 2x, बबुआ x मिल के 2x, x मिल के 2x है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है y और +- y, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y, +y - y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y - y = 0 है कि नहीं। तो ये y खत्म हो जाएगा, मर जाएगा अपने में, कैसे कि एक y प्लस में एक y माइनस में, खत्म। ठीक, तो 2x बराबर हमारा आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं 2x + 0, y में से y गया है 0 है कि नहीं। 2x + 0 = 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 14 4 कितना हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा 18, 14 4 18। क्या किए हैं एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। देखिए x मिल के 2x, y मिल के 2y होता, लेकिन एक y माइनस में है। तो अगर y प्लस में 1 है और प्लस में फिर -y जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाता है। आप जानते हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, y - y हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, है कि नहीं। वही यहाँ पे किए हैं, तो y - y 0, y खत्म हो गया। तो 2x + 0 = 18, इसको लिख सकते हैं 2x = 18। 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 किसके गुणे में है, x के गुणे में, इधर 2x के गुणे में, इधर जाएगा भागे में, तो 18/9। क्या बाबू 18/9, 9 से कट जाएगा, सॉरी 18/2, 9 कहाँ से ला दिए, 2। यहाँ पे x के गुणे में 2 था, ये 2 इधर आया तो भगे में चला गया, 18/2, 2 × 9 = 18, यानी x का मान हमारा कितना आया, 2 × 9 = 18, यानी x का मान हमारा कितना आया बाबू, 9 आया, जो कि हम पहले भी लाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 9 आया। और फिर अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। इस बार हम कहते हैं, आप देखिए इस बार हम इसमें 2 में रखे हैं, इसमें 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान x + y = 14 है, x + y = 14, समीकरण 1 यही है, x + y = 14। x बराबर हम निकाले हैं 9 + y = 14।
अब देखिए y का मान निकालना है तो y तो इधर ही रह जाएगा, 9 को उधर भेजिए, 9 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 14 माइनस 9, y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 14 में से 9 घटाएंगे 5 आ जाएगा। मतलब x बराबर हमारा क्या है 9 आया है और y बराबर 5 आया है। यही सेम आया है जो कि यहाँ पे आया था। यहाँ पे क्या किया, हम समीकरणों को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। मतलब एक चर को यहाँ पे विलोपित कर देते हैं। विलोपित करने का मतलब गायब कर देते हैं। जैसे दोनों समीकरण को जोड़ने से क्या हुआ है, y गायब हो गया है कि नहीं, y गायब हो गया जिससे हम x का मान निकाल लिए। वही करना पड़ता है विलोपन विधि में। विलोपन विधि में किसी भी एक चर को बराबर करके और उसको गायब कर दीजिए। गायब करने का मतलब उसमें से समीकरण में से हटा दीजिए सॉल्व करने के लिए। तो विलोपन विधि, विलोपन का मतलब, अरे यार यहाँ पे विस्थापन विधि लिख दिया, सॉरी यहाँ पे विलोपन विधि। क्या है बाबू, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन का अर्थ ये होता है गायब करना। विलोपन का अर्थ ये होता है गायब करना। तो हम इसमें से y को गायब कर दिए हैं, y को गायब करके x का मान निकालने हैं और x का मान निकाल करके किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, पहला या दूसरा, दोनों से कौनों से मान आ जाएगा। ठीक, वो ही हम किए हैं, यहाँ पे आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3.2 का दूसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, इसी को सॉल्व कराते हैं। देखिए ये दोनों विधि हम समझाएं आपको, एक बार और बता देते हैं। क्या है, पहला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे और उसको उससे विस्थापित कर देंगे। पहले चर को दूसरे चर से विस्थापित कर दिए, विस्थापित करके हम क्या किए, y का मान निकाल लिए, किसी भी चर का मान निकाल लेंगे। चर, एक चर का किसी का मान निकालेंगे, निकाल के रख देंगे, वो आ गया हमारा दोनों का मान, मतलब समीकरण सॉल्व हो गया। अगला क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि जो दोनों समीकरण युग्म दिए हुए हैं उसमें से किसी एक चर का, या तो x का या तो y का, दोनों में से किसी एक का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर होना चाहिए। इसमें दोनों में x का गुणांक 1 था, इसमें दोनों में y का गुणांक भी 1 था, मतलब दोनों में दोनों का गुणांक बराबर बराबर था। तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना था। हम क्या किए, दोनों समीकरण को उठाए जोड़ दिए। जोड़े कैसे, जोड़ने से y कट रहा था, हो सकता था घटाते तो भी हो सकता था। देखिए घटाने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, बस किसी एक को गायब करना होता है। कैसों गायब कर दीजिए, जोड़ के घटा के, बस कैसों। तो देखिए अगर घटाते तो क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 14। अगर इसको घटाते x माइनस वाई बराबर 4। अगर इसको घटाना है तो चिन्ह बदल दिया जाता है। यहाँ पे x के पास प्लस है तो इसको माइनस लिखा जाएगा, माइनस। अभी काहे होगा अभी बताते हैं, माइनस होगा। ये y के पास माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 के पास क्या है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस। मतलब जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। कब, जब घटाएंगे। तो यहाँ पे तो हम जोड़े हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़े थे तो कोई चिन्ह नहीं बदले थे। दोनों को जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर घटाते हैं तो घटाने पर बाबू क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलेगा तो x माइनस x खत्म, 0। x में से x गया, 0 बच गया। और ये देखिए अब ये प्लस y, अब ये माइनस वाला चिन्ह नहीं लेंगे, जो चिन्ह लगाए हैं वही लेंगे। तो प्लस y 2y, जैसे यहाँ पे लिए हैं एक प्लस का x और एक जो चिन्ह लगाए हैं वो उसका x माइनस x, तो ये 0 हो गया। तो 0 प्लस 2y, y मेल करके प्लस y 2y बराबर 14 में से क्या जाएगा, 4 ये माइनस में है तो 14 में से 4 जाएगा, 10 बच जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर 10। y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ से 10 और बटा 2 बराबर 5। y बराबर अभी भी 5 आ रहा है, आंसर वही आ रहा है। तो आप समीकरण को जोड़िए या घटाइए, बस एक चर को विलोपित करना होता है, गायब करना होता है। अब समझिए इसमें चिन्ह का है बदला है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसमें जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदला है, जबकि घटाए हैं तो चिन्ह बदला है। जिसे हम कहते हैं बाबू x प्लस 2 को x माइनस 2 से जोड़ो, x माइनस 2 से जोड़ो तो क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे देखिए x क्या होगा, x प्लस 2 और ये बीच में प्लस, x से गुणा होगा प्लस x में, प्लस x रह जाएगा। x प्लस से गुणा होगा माइनस 2 में तो प्लस माइनस होता है, माइनस ही रह जाएगा, -2। मतलब इसमें चिन्ह नहीं चेंज हुआ, जो चिन्ह पहले था वही हुआ है कि नहीं। वही हम कहते कि बाबू x प्लस 2 को
x प्लस 2 में से क्या घटाइए, x माइनस 2 घटाइए। अब क्या होगा, अब अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जोड़ना था तो चिन्ह कोई चेंज नहीं हुआ, x प्लस 2 ऐसे लिख दिए और इस प्लस से इसमें गुणा हुआ, प्लस x में प्लस x, प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक। अगर इसी को हम कह दिए घटाइए तो क्या होगा, तो x में से x जाएगा तो क्या होगा x और प्लस 2, ये इधर वाला तो चिन्ह नहीं बदलता है, इधर वाले में माइनस से गुणा नहीं होगा, इधर वाले में नहीं होगा, इधर वाले में होगा, ठीक। जिसके आगे माइनस रहता है उसी में गुणा होता है, तो x प्लस 2 ये तो रह गया। अब ये x जो है ये किस में है, प्लस में है, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस हो जाता है माइनस x, और ये माइनस 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 और माइनस 2, माइनस माइनस मिलके प्लस 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल गया, जो प्लस में x था वो माइनस में x हो गया, जो माइनस में 2 था वो प्लस में हो गया, मतलब चिन्ह का पलटा पलटी हो गया, उल्टा हो गया चिन्ह। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरे समीकरण में हम चिन्ह को बदले हैं, जो प्लस था उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस है उसको माइनस, ऐसे इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखने पे मालूम चल रहा है कि प्लस x जो था वो माइनस x बन गया, जो माइनस जो था यहाँ पे प्लस 2 बन गया, प्लस 2 बन गया, ठीक। तो जो माइनस में है उसको प्लस में, प्लस में है उसको माइनस में, तो इसीलिए यहाँ पे भी वही किया गया है, जो समीकरण में से घटाए हैं तो हम चिन्ह को बदल दिए हैं ताकि हमारा घटाना सही हो, घटाना सही हो, क्योंकि घटाना का नियम यही कहता है कि चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम देख भी लिए। अब इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो हम गोज दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छा नोट्स मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, और क्या है अगला समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये दोनों समीकरण युग्म हमको दिया गया है, मतलब 2 समीकरण दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा बताते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो हम इसको बताएंगे। चलिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, लिखते हैं एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, और क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, माइनस 3y बराबर 9। ये हमारा मान लेते हैं बाबू, ये हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड है। क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से कोनो दिक्कत नहीं है, प्रतिस्थापन से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले किसी का मान निकाल देते हैं, किसी का मान। हम यहाँ पे समीकरण 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पे 3y 9x बहुत लंबा है, मतलब इसमें किसी का गुणांक है, इसमें क्या है, इसमें किसी का गुणांक नहीं है, y का गुणांक नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करना आसान है। चलिए आप कहते हैं तो हम समीकरण 2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9x माइनस 3y बराबर 9, मतलब हम किससे ले रहे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। अब कहते हैं 9x बराबर 9 प्लस 3y, कोई गड़बड़ है नहीं। देखिए ये माइनस 3y जो था इसको हम प्लस में कर दिए, उधर भेज के प्लस में कर दिए, किसी एक चर का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहें कि x का मान हम निकाल देते हैं, x बराबर 9 प्लस 3y, और बटा में इधर 9 गुणे में था, इधर चला आया बटे में। देखिए समीकरण ये है 9x माइनस 3y बराबर 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या किए, हमको किसी एक चर का मान ज्ञात करना है, हम क्या किए 3y को इधर भेज दिए, इधर भेजे तो माइनस में था प्लस में चला गया, 9 प्लस 3y, इधर 9 गुणे में था, इधर चला आया भगे में, हमको x का मान मिल गया। हम कहते हैं x का मान अब किस में रख दीजिए, जिससे निकाले उसमें नहीं रखना होता है, जिससे नहीं निकाला गया उसमें रखना होता है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम दूसरे समीकरण से x का मान निकालें, समीकरण 2 से हम x का मान निकालें, इसलिए 2 में हम x का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा तब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। हम पहले में रखेंगे, जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं, उसको छोड़कर दूसरा जो बचेगा उसमें रखते हैं, रखने पर, ठीक। अब ये रखने पर क्या होगा,
3 और x के जगह पे क्या है बाबू 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा पहला समीकरण है। इसमें हम x का मान रखते हैं 3 और गुणे x के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, x के जगह पे ये हमको मिला हुआ है 9 प्लस 3y और बटा में 9। फिर देखिए x की जगह पे ये मान रखे हैं 3x है तो 3 और x और माइनस y बराबर 3 है कि नहीं, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 से 3 तरीके 9, क्या हुआ 3 तरीके 9, 9 कट गया है कि नहीं। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, 9 प्लस 3y और बटा में बचा है 3 माइनस वाई बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, 3 से 9 कट गया है 3 बार में, है कि नहीं। अब देखिए अगर इसको 3 को इधर भेजना है तो सबके बट्टे में 3 होना चाहिए तभी जाएगा। एक के बट्टे में यहाँ पे है और y के बट्टे में 3 नहीं है। 9 प्लस 3y के बट्टे में 3 है लेकिन इधर y के बट्टे में 3 नहीं है। पहले इसमें 3 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 9 एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 3y और माइनस 3y और बटा में 3। एलसीएम लेने का तरीका तो आपको मालूम होगा, बराबर 3। कैसे लिया जाता है, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 1 3 का एलसीएम 3 एकम 3, ठीक, तो 3 आएगा एलसीएम। अब जो एलसीएम आता है उसमें हर से गुणा भाग करते हैं। हर कितना है y का, हर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से भाग दिए कितना आया 3, जो आता है भाग देने पे उससे गुणा कर देते हैं। तो ये सब मालूम होगा एलसीएम लेना, ये तो छोटे बच्चों का काम है। तो वैसे हम एलसीएम लेके गुणा करके इसको सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व कर दिए तो अब इधर भागे में है 3, इधर भेजते हैं गुणे में, 9 प्लस 3y माइनस 3y और बराबर 3 गुणे 3। पहले बाबू इधर देखिए, पहले क्या देखिए, इधर देखिए, पहले हम बताते हैं इधर देखिए। इधर जो 9 है इसको इधर भेजते हैं, 9 है पहले सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस 3y माइनस 3y और बराबर 3 3 के 9, 3 गुणे 3 क्या है 9, ठीक। अब ये 3y में से 3y जाएगा, क्या बचेगा, 3y में से 3y जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। 3y में से 3y गया 0, ये 9 बराबर 9। ये समीकरण जो है हमको देख रहे हैं बाबू कैसा मिला है। इसमें ना तो y का मान आया ना ही x का। इसमें से जब हम x के मान पे रखे y का मान, x के मान को y के पदों में रखे तो y ही गायब हो गया। क्या हो गया, y गायब हो गया। अगर ऐसा हमको देखने को मिलता है, अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है जिसमें हम किसी एक चर को विस्थापित करके दूसरे चर के पदों में उसका मान रखते हैं और हमको दूसरा चर भी गायब हो जाता है हमारे समीकरण से सॉल्व करते समय, तो हम कहते हैं कि ये समीकरण जो है कैसा है, इसमें अनंत हल होंगे, इसलिए ऐसा आया है। इसीलिए ऐसा आया है क्योंकि इस समीकरण के अनंत हल होंगे। जैसे अब चेक करते हैं, आपको तरीका भी बताए थे। अगर अनंत हल है तो a1 माइनस a2 बराबर b1 माइनस b2 बराबर c1 माइनस c2, ये होना चाहिए कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो ही ऐसा आएगा। देखिए समीकरण में a1 क्या है 3 है, बटा में a2 क्या है 9 है, बराबर b1 क्या है, b1 y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 किस में होगा माइनस में, क्योंकि y के आगे माइनस है तो -1, और बटा में b2 कितना है, कुछ भी नहीं है तो 3 के आगे y है, y के आगे 3 है, सॉरी y के आगे 3 है और माइनस लगा हुआ है तो -3 बराबर c क्या है c1 क्या है 3 है और बटा में c2 क्या है 9 है। बाबू देखो माइनस से माइनस मर गया, 3 से 3 3 के 9 यानी 1/3, 3 से 3 का नाम 3 3 के 9 यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, मतलब इसके अनंत हल होंगे। हम इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं अतः इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे और इसे आगे हल करना संभव नहीं है, मतलब इतने हल हैं कि हम इसका मान ही नहीं निकाल सकते, इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। अब देखिए अगर इसी को हमको कैसे करना होता, अगर इसी को हमको विलोपन विधि से करना होता,
विलोपन विधि, विलोपन विधि। अगर इसी क्वेश्चन को हमको विलोपन विधि से करना होता तो कैसे करते। अब एक बार हम दोनों को बता रहे हैं, अब इसके बाद हम दोनों नहीं बताएंगे, अब हम सारा क्वेश्चन जो है विलोपन विधि से करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण जो है 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है ना। इसमें आप देखेंगे तो किसी भी चर का जो गुणांक है वो बराबर नहीं है। इसमें देखेंगे x का गुणांक 3, इसमें x का गुणांक 9, इसमें y का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसमें y का गुणांक 3 है। क्या करें कि दोनों का गुणांक बराबर हो जाए, दोनों का किसी चर का, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए एक दिमाग लगाते हैं, इसमें y में 3 से गुणा हुआ है तो ये गुणांक 3 बना है। अगर इस समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें, इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा कि नहीं। y में अगर 3 से गुणा होगा तो y के आगे 1 है, 1 या 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही करते हैं, समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे गुणांक बराबर नहीं, गुणांक बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, गुणा करके। कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या से गुणा करने पे गुणांक बराबर होगा। हमको मालूम है कि देखिए सबसे छोटी संख्या से गुणा करना सबसे अच्छा होता है, ज़्यादा बड़ी संख्या से करेंगे सॉल्व करना समीकरण को कठिन हो जाएगा। हम देखिए कि सबसे छोटा गुणांक इसी का है, इसी से गुणा कर देते हैं। जो भी गुणांक छोटा दिखेगा उसी से गुणा कर देंगे और y का गुणांक बराबर कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब ऐसा हम किए, समीकरण 1 में 3 से गुणा किए तो क्या हो गया बाबू, 3x। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरे मार्कर से हम ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3x माइनस वाई बराबर 3, दोनों तरफ क्या होगा, 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा। समीकरण में जब भी किसी संख्या से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तभी समीकरण का मान नहीं बदलेगा। मैथ में यही तो प्रॉब्लम है कि किधर भी मान नहीं बदलना चाहिए, आप कुछ करिए बस मान में अंतर नहीं आना चाहिए। अगर इधर 3 से गुणा किए, इधर 3 से गुणा किए, इधर 3 गुणे में है, इधर जाएगा भगे में जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, समीकरण वही बन जाएगा, है कि नहीं। तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुणा किए हैं, दोनों तरफ किए हैं तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गुणा कर दीजिए, 3 तरीके 9x माइनस 3y और बराबर 3 तरीके 9। ये हम समीकरण को, पहले समीकरण को गुणा करके लाए हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब कहते हैं ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 और 2। हम कहते हैं समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर या घटाने पर कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, घटा दीजिए, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस। जो चर का गुणांक हम बराबर किए हैं उसी का चिन्ह देखते हैं। उसका चिन्ह अगर समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर समान नहीं है, अलग अलग है तो जोड़ देंगे। बस इतना ही देखना होता है। इसमें जो चर है y और इसमें भी y है, इस y का जो गुणांक है 3 है, इसका भी 3 है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, मतलब चिन्ह सेम है। अगर चिन्ह दोनों का सेम है तो घटा देंगे। अगर अलग अलग रहता, इसमें प्लस रहता, इसमें माइनस रहता तो नहीं घटाते, तब जोड़ देते। तो समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 2 हो गया, यही था। और समीकरण 3 भी यही हो गया है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब समीकरण को घटा दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, वही ना होता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये देखिए 9x में से 9x जाएगा खत्म, 3y प्लस में है, इधर 3y माइनस में है, खत्म। और ये 9 प्लस में है, ये 9 प्लस में खत्म, यानी 0 बराबर 0 आ गया। जब ऐसा आ जाए तभी भी हम कह देते हैं यह इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में क्या आ जाता है, 0 बराबर 0 आ जाता है, और प्रतिस्थापन विधि में चर ही गायब हो जाता है। तब कह देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। तो इसमें भी इसका कोई हल नहीं है, उसमें भी उसका कोई हल नहीं है, हल नहीं निकलेगा इसका, इन दोनों समीकरण युग्मों का हल नहीं निकलेगा। अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं जिसको आप सॉल्व कीजिएगा,
आपको सॉल्व करना है जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। 3 क्वेश्चन बताते हैं, तीनों को आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन कौन सा क्वेश्चन? वैसे तो हम 3.2, 3.3 आपके लिए होमवर्क देके जा रहे हैं और उन सभी को आपको सॉल्व करना है। इसको मिटाते हैं, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 संपूरक कोणों का योग कितना है? 2 संपूरक कोणों का योग, 2 संपूरक कोण जिनमें 18 डिग्री का अंतर है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नहीं है, एक बार निकालते हैं, देखते हैं कहाँ है। तो क्वेश्चन जो है कहता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा बाबू? समीकरण बनाना पड़ेगा। और समीकरण हम आपको बना करके दे रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। समीकरण बनाने से पहले पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे बोलते हैं। संपूरक कोण ऐसे 2 कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री, मान लीजिए पहला कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण 90 डिग्री, 90-90 मिलके 180 डिग्री, तो ये दोनों संपूरक कोण कहलाएंगे। वैसे ही मान लेते हैं एक कोण 60 डिग्री है और अगला कोण कितना है? 120 डिग्री है, मिलके 120 और 60 कितना हो जाएगा? 180, तो ये दोनों संपूरक कहलाएंगे। मतलब कुछ भी हो, अगर उनका योग कितना है? 180 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे कि ये संपूरक कोण है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी विधि से सॉल्व होगा। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए आप, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, लेकिन उसके लिए समीकरण चाहिए। प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि के लिए समीकरण चाहिए। इसमें समीकरण नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट को हम समीकरण में बदलेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 2 संपूरक कोणों का योग। हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मानेंगे? हम पहले बड़ा कोण मानेंगे। माना एक बड़ा है, इसमें पहले से लिखा हुआ है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब एक कोण बड़ा है, एक कोण छोटा है। तो हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण क्या है बाबू? बड़ा कोण जो है x है, बड़ा कोण x है, तथा छोटा कोण क्या है? छोटा कोण y है। अब क्या कर रहे हैं? 2 संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का मतलब क्या होता है कि योग 180 डिग्री, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे x + y बराबर 180 आएगा। यहाँ से हमारा बाबू पहला समीकरण बन गया। बस ये बोल दिया कि संपूरक कोण है, इसी स्टेटमेंट से हमारा पहला समीकरण बन गया कि x + y बराबर 180 डिग्री। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2 संपूरक कोण से ये स्टेटमेंट हमारा बन गया x + y बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री प्राप्त होगा। संपूरक कोण का मतलब कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण बनाना है कि संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण क्या है बाबू? बड़ा कोण x किसके बराबर है? छोटे कोण में अगर 18 जोड़ देंगे तो उसके बराबर है। यही बोल रहा है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा? 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? x के बराबर। जैसे देखिए, जैसे कह रहे हैं कि 20 जो है 2 से 18 अधिक है, 2 से 18 अधिक है, तो 20 को 2 को 20 बनाने के लिए इसमें 18 जोड़ देंगे, जितना अधिक है वही जोड़ देंगे। 18 2 20 हो गया, मतलब 20 बराबर 20 है कि नहीं? वैसे ये भी बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अधिक है, जितना अधिक है जोड़ दिए, है कि नहीं? छोटे कोण से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है? 18, तो 18 इसमें जोड़ देंगे, छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे, बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। x ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, -y बराबर 18। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ये बस क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं।
अब आप जो भी क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18, यही दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। जोड़ रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों जोड़े, हमको देख रहा है यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह जोड़ सकते हैं। दोनों में गुणांक बराबर, x का गुणांक भी बराबर, y का गुणांक भी बराबर, हमको गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। y से y खत्म हो गया, x मिल के 2x बन गया, x प्लस x 2x बराबर 18 और 180 कितना हो जाएगा 98, 198 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 198 और 2 इधर गुणे में है, बट्टा में आ जाएगा 2, 2 नवा 18 और 2 नवा 18, यानी x बराबर आ जाएगा 99 डिग्री। यानी पहला कोण, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री। अब इसी को समीकरण 2 में आप रख दीजिए, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए, या एक में रखिए, सही रहेगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1 हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अभी हम ये समीकरण बनाए हैं स्टेटमेंट से। x का मान हमारा क्या है 99, अभी निकालें x का मान 99 प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 99, क्या है बाबू 180 माइनस 99, y बराबर 180 में से 99 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 81 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए 180, 100 से कितना अधिक है 80, और 1 घटा दीजिए, 100 से कितना कम है 1, तो 80 81 डिग्री अधिक है। घटाने का तरीका बताया और ये कुछ नहीं है, बढ़ान मेथड नहीं, ठीक, घटाने का तरीका है ये, शॉर्टकट घटाने का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो हम कर दिए, एक 81 डिग्री, एक 99 डिग्री। लेकिन आप अगला क्वेश्चन कीजिएगा जिसको हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 9/11 के बराबर हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। और यदि उसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम समीकरण आपको बना के दे देते हैं, आप ज्ञात करते रहिएगा। विधि भी हम बता दिए कि कैसे ज्ञात करना होता है। देखिए क्या कर रहा है, एक भिन्न जिसके अंश और हर में, तो देखिए भिन्न कैसे होता है, भिन्न होता है p/q के रूप में, p/q के रूप में होता है। p को हम बोलते हैं अंश, मतलब जो ऊपर होता है उसको अंश और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं, है कि नहीं। इतना तो सबको मालूम है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ये छोटा छोटा बच्चा को मालूम होता है। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और तथा भिन्न का हर बराबर y, तब क्या होगा, तब भिन्न क्या बन जाएगा, भिन्न बराबर x/y। यही ना भिन्न है बाबू, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वही भिन्न है, ठीक। तो x/y। अब पहला प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और फिर भिन्न के हर में 2 जोड़ दिया जाए, किसके बराबर हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है। अब ये जो है किसके बराबर हो गया 9/11। अब यही स्टेटमेंट हमको पहला समीकरण बना के देगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा बाबू, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर 9 से नीचे गुणा हो जाएगा, 11 से ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 11 से गुणा कीजिए, 11 गुणे x प्लस 2 और बराबर 9 गुणे y प्लस 2, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में x का गुणा तो 11x प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9y, 9 से y में गुणा करेंगे तो 9y और प्लस बीच में क्या है प्लस, 9 दूना 18, ठीक। 11x, अब इधर 9y जो है प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा,
माइनस 11x माइनस 9y। अब ये इधर 22 जो है प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 18 किस में था, प्लस में इसको छोड़ देते हैं, 22 उधर क्या माइनस में 22। देखो एक बार कई स्टेप हम किए हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ आपको लग सकता है। क्या किए हैं, 9 इधर प्लस में इधर लाए हैं माइनस में हो गया, इधर 22 प्लस में उधर ले गए माइनस में हो गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो ना, इधर का प्लस वाला माइनस में इधर आया, इधर का प्लस वाला उधर माइनस में गया, तो 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22 बराबर -4 आएगा। किसका चिन्ह लगता है, बड़े वाले का चिन्ह, 22 में से 18 जाएगा 4 और बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा -4। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया बाबू, समीकरण 1 बन गया। अब प्रश्नानुसार दूसरा कथन हमारा क्या कहता है, तथा दूसरा कथन क्या कहता है, दूसरा कथन कहता है ना बाबू, दूसरा कथन कहता है कि यदि भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए और भिन्न के हर में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है, भिन्न हो जाता है 5/6 के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, 5/6 के बराबर। फिर इससे हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इधर उसको इधर, ठीक, इसको इधर और इसको इधर ऊपर कर दीजिए, ठीक, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर 6 का गुणा हो जाएगा, 6 गुणे x प्लस 3, क्या हो जाएगा, 6 गुणे x प्लस 3 बराबर 5 पहले से है, ये y प्लस 3 इधर जाएगा तो y प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, वही, ठीक। 6x, 6 से x में गुणा 6x प्लस 36 18 बराबर 5y और 5 15, है कि नहीं, गुणा करके। अब देखिए 6x, 5y इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 6x माइनस 5y बराबर ये 18 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ पे अभी 15 लिखिए, ये 18 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -18, है कि नहीं। 5y को इधर 18 को उधर भेजें, समीकरण बनाना है हमको, तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ भेजना पड़ता है। 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा -3 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ये 2 समीकरण बन गए, आप इसको हल कीजिएगा। कैसे हल करेंगे, तो देखिए इस समीकरण में आपको गुणा करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, किसी भी एक चर का हमको क्या करना पड़ता है, गुणांक बराबर करना पड़ता है। इसमें x का गुणांक 11 है, इसमें x का गुणांक 6 है, इसमें y का गुणांक 9 है, इसमें y का गुणांक 5 है कि नहीं। तो गुणांक तो बराबर करना पड़ेगा, तभी हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। प्रतिस्थापन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक से मान निकालिए दूसरे में रख दीजिए, दूसरे से निकालिए पहले में रख दीजिए, आ जाएगा प्रतिस्थापन में। लेकिन विलोपन विधि का यूज करना है तो आपको गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। गुणांकों को बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा बाबू, पहले समीकरण में, इसमें दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। पहले समीकरण में आप 11x माइनस 9y बराबर -4, ये पहला समीकरण है, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 5 का। कैसे पता चला, इसमें जो चर का क्या है, इसमें जो चर का सबसे कम गुणांक है, ठीक, वही गुणा करेंगे। इसमें भी जो चर का सबसे कम गुणांक है वही लेके उसमें गुणा कर देंगे, ठीक। तो इसमें चर का सबसे कम गुणांक, इसमें 6x का गुणांक, इसलिए x का गुणांक नहीं लेंगे, ये भी x भी चर है, y भी चर है, y का गुणांक 5 है तो 5 से गुणा करेंगे, -4 गुणे 5, ये कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा समीकरण आएगा 11 × 5 = 55x माइनस 5 × 9 = 45y और बराबर 4 × 5 = 20। ये हमारा तीसरा समीकरण, ये हमारा तीसरा समीकरण। इधर देखिए, इधर कैसे गुणा करेंगे, 6x माइनस 5y बराबर -3, इसमें किससे गुणा करेंगे, तो देखिए इसमें अभी चर का जो गुणांक है बराबर नहीं हुआ, बराबर हो जाता तो किसी से गुणा नहीं करते, दूसरे को ऐसे छोड़ देते। लेकिन हमको चर का क्या करना है, गुणांक बराबर करना है, तो इसमें 5 से गुणा किए सबसे छोटे गुणांक से, और इसमें भी सबसे छोटा गुणांक ढूंढेंगे तो y का गुणांक -9 है, 9 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 9 दोनों तरफ, है कि नहीं। 9 × 6 = 54x माइनस 9 × 5 = 45y और बराबर 3 × 9 = 27 -27। ये चौथा समीकरण हमारा बन गया, है कि नहीं। तो आधा से ऊपर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे दिए। ये 55x और -45y
-20, ये 54x -45y -27, इसमें y का गुणांक बराबर हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे दोनों समीकरण को 3 और 4 को, आके घटाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। क्या करना है बाबू, दोनों समीकरण को अगर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह भी बराबर है। अगर चिन्ह सेम होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर उल्टा होता चिन्ह तो जोड़ देते, लेकिन अगर सेम है चिन्ह तो घटा देंगे। बस एक का प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x बराबर आ जाएगा 20 में 7 आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। आपको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखें अभी मन में निकाल दिए, यानी सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। जितना देर हम बतिया रहे हैं उतने देर में भी सॉल्व कर देते, लेकिन नहीं सॉल्व करेंगे इसलिए कि आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप इसको समय देंगे ये भी आपको समय देगा, है कि नहीं, समय देगा पेपर में, मतलब समय देगा का मतलब कि सॉल्व हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन, हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हार्ड है। कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का क्या है। कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही है क्वेश्चन कुल मिला जुला करके। अब वो उसका भाषा अलग है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है बाबू, वही काम करना। इस बार हम गुणांक भी बराबर नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। क्या करेंगे देखिए, माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान ही ना पूछा है, जो पूछा है उसको मान लेते हैं, बस मान लीजिए। वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, क्या बाबू x वर्ष, और तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कोई दिक्कत, हम मान लिए, हमको क्वेश्चन में जो पूछा है वही मान लिए कि देखो पुत्र का वर्ष में आयु हम मान लेते हैं, इस समय y है और पिता का x है, हम मान लिए। अब x y का मान निकाल देंगे, वही क्या आ जाएगा, उन दोनों की वर्तमान आयु, क्योंकि x वर्तमान आयु है, y भी वर्तमान आयु है पुत्र की। अब यही निकाल देते हैं। पहला स्टेटमेंट हमको क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 5 साल बाद, जैसे 5 साल बाद बोला, x में 5 जोड़िए मतलब वर्तमान आयु के 5 साल बाद, और y में भी 5 जोड़िए, y + 5 वर्तमान आयु जैकब का x और उसके पुत्र का y। लेकिन बोल रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों की आयु में 5-5 साल जुड़ जाएगा, है कि नहीं, तो 5-5 साल दोनों की आयु में 5 साल बाद जुड़ जाएगा। भविष्य का बात कर 5 साल बाद जैकब की आयु जो होगी उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। ये इसके पुत्र की आयु है, जैकब की आयु x + 5 हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और उसके पुत्र की आयु भी x + 5 y + 5 वर्ष हो जाएगी, है कि नहीं, दोनों के आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएगा। अभी कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर रह जाएगी। यही कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है, दिमाग लगा बाबू। कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब, 5 साल बाद। दोनों के आयु में 5 साल जोड़ दिए, मतलब 5 साल बाद का टाइम आ गया। 5 साल बाद का। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु का 3 गुना कर देंगे तो उसके पिता की आयु आ जाएगी, जैकब की आयु आ जाएगी। यहीं से हमारा समीकरण 1 निकल जाएगा। कैसे, तो x + 5 बराबर 3 से y में गुणा कीजिए 3y + 3 = 15। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको 3.2 और 3.3 करना है सॉल्व, हमेशा सॉल्व करते रहना है। चलिए देखते हैं, x y को इधर लाते हैं, -3y इधर प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, बराबर 15, और ये प्लस में इधर गया माइनस में, 15 - 5।
अक्षर वाले को एक तरफ, अक्षर वाले को एक तरफ किए हैं। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10। हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया? एक बन गया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि इस समय जैकब की आयु x है, x में से 5 घटाएंगे तो हम पीछे पास्ट में चले जाएंगे। मान लीजिए हमारा आयु 20 वर्ष है या 25 वर्ष है कि नहीं? वैसे एक्चुअल आयु तो हम भी नहीं बताएंगे। तो हमारा मान लीजिए हमारा एज 20 साल या 25 साल है, 25 साल मान लेते हैं। 25 साल में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब हम 20 पे पहुंच गए, जब हम 20 के होंगे तब पे पहुंच गए। तो वही करना है, x में से 5 घटाएंगे, उसकी वर्तमान आयु में से 5 घटाएंगे 5 साल पहले, ठीक। y में से भी 5 घटाएंगे, y में से भी, मतलब उसके पुत्र की आयु में से भी 5 घटाएंगे। मतलब दोनों 5 वर्ष पहले पहुंच गए। दोनों की आयु 5 वर्ष पहले इतनी थी, x माइनस 5 y माइनस 5। पिता की आयु, जैकब की आयु x माइनस 5 थी पहले, और क्या था? जैकब की आयु y माइनस 5 थी। जैसे हमारा आयु इस समय 25 है, अगर हम 5 साल पहले हम पूछेंगे हमारा 5 साल पहले आयु कितना था, तो हमारा इस टाइम 25 है, 5 साल पहले 20 होगा। क्या किए हैं? 5 घटा दिए हैं। वही यहाँ पे भी किए हैं। वर्तमान आयु जैकब का x है, 5 वर्ष पूर्व क्या है? -5 कर देंगे। y है पुत्र का वर्तमान आयु, उसमें से 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व का आयु मालूम चल जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना था? कितना गुना था? 7 गुना था। मतलब कि उसके पुत्र की आयु का 7 गुना कर देंगे तो जैकब की आयु आ जाएगी, जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? वही है। समीकरण को सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 बराबर 7 में y का गुणा 7y माइनस 7 में 5 का गुणा 35। y वाला टर्म एक तरफ, मतलब चर वाला टर्म एक तरफ, x माइनस 7y, ये प्लस में है, इधर गया माइनस में, तो ये माइनस 7y बराबर माइनस 35। ये 5 प्लस में है, देखिए 35 माइनस में है, माइनस में ही 35 रह गया, और माइनस 5 है इधर, इधर जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक। x माइनस 7y बराबर 35, माइनस 35 और प्लस 5 मिल करके माइनस 30 हो जाएगा, है कि नहीं? 35 में से 5 घटेगा 30, और लेकिन बड़े वाले का चिन्ह लगता है हमेशा, तो बड़ा वाला का चिन्ह लग गया। समीकरण 2। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए तो एक चर का घात बराबर है, x का घात बराबर है किसी एक का घात बराबर है, गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर है, x का गुणांक बराबर है। तो इसमें हमको गुणा करने का जरूरत नहीं है, गुणांक बराबर करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप जोड़िए या घटाइए। क्या करना होगा? देखिए जो बराबर होता है उसका देखते हैं चिन्ह क्या है, सेम है, सेम है, यानी x भी प्लस में, इधर भी x भी प्लस में है, तो दोनों में प्लस है, इसलिए क्या करेंगे? घटा देंगे। काहे से कि चिन्ह सेम है। अगर सेम रहता है तो घटा देते हैं, अलग अलग रहता है जोड़ देते हैं। इसमें x जो है इसका गुणांक समान है, y का गुणांक तो अलग अलग है, तो y को देखेंगे ही नहीं। किसको देखेंगे? जिसका गुणांक समान है। तो जिसका गुणांक समान है उसको देखेंगे। अगर चिन्ह भी सेम है तो घटा देंगे, चिन्ह अगर अलग अलग है तो जोड़ देंगे। चिन्ह यहाँ पे क्या है? x का प्लस है, यहाँ पे भी x का प्लस है, तो इसलिए घटा देंगे। अगर सेम है तो घटा देंगे, ठीक। तो ऐसा है, यहाँ पे आप करेंगे तो आ जाएगा आपका, एक का वर्ष आएगा 40 और एक का 10 आएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आशा है कि आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम समीकरण बना चुके हैं बाबू, एकदम सिंपल कर दिए इस क्वेश्चन को। तो आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी हम बता सकते थे, वो सारे बताए हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि यहीं पे समाप्त होता है, और ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अपने मन से करने हैं। अब सबके लिए हम पे डिपेंड रहेंगे, हम तो करा देंगे। हमको 10 मिनट लगेगा क्वेश्चन कराते हुए, एक एक्सरसाइज का 10 से आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं? उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, हम करा देंगे। लेकिन आपको क्या आएगा? आप बस देखेंगे, उर्गा नियर ताकते रहेंगे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जब पेपर में बैठेंगे आइए नहीं रहा है, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं आप पढ़िए, लेकिन उसको अपने माइंड में बैठाते जाइए, है कि नहीं? ये मैटर नहीं करता है कि पढ़ा कोई कैसे रहा, मैटर ये करता है आप पढ़े कैसे हैं, आपके दिमाग में कितना गया है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इससे मैटर नहीं करता है। हाँ, मतलब समझ में आने लायक पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है उसके बाद ये नहीं देखना है अच्छा पढ़ाया जा रहा है खराब, ये समझना है कि आप कितना अपने अंदर रिटेन कर पा रहे हैं, आप कितना अपने अंदर रख पा रहे हैं उसमें से। पढ़ने का तरीका ये होता है कि नहीं? तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें से नहीं समझ में आए तो नोट्स आपको दे रहे हैं हम, जो भी PDF है उससे देख लीजिएगा।
हम नोट्स में सॉल्व किए, यहाँ पे भी छाप देते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझा देते। लेकिन हम कहते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही मैथ आता है। मैथ के पीछे जितना भागेंगे मैथ आपके पीछे भागेगा, है कि नहीं? तो मैथ के पीछे भागना पड़ता है पहले, तब ये आपका पीछा करता है। ऐसे तो ये भाव खाता है बहुत ज़्यादा। मैथ जो है आपके गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा भाव खाने वाला है, ठीक? तो इसलिए कहते हैं मैथ पे ध्यान दीजिए पहले, तब जा कर के ये आप पे ध्यान देगा, ऐसे ध्यान देने वाला नहीं है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।